Hello and welcome to Unacademy classes. Today we have to discuss about the two most important current affair topics which is related to geography. It is important for your IGP program for BPSC यानी BPSC के इंटरव्यू गाइडेड प्रोग्राम के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे अरावली इज इन डेंजर, क्यों है डेंजर में, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को वापस ले लिया है, लेकिन इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि यह बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था। इसके बाद वी हैव टू डिस्कस द सेकेंड टॉपिक, 6 रामसर साइट्स इन बिहार। तो दोस्तों those two topics it is very important for your interview guided program यानी एंड बीपीएससी मेंस, इन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, अरावली पर संकट। तो दोस्तों अरावली का नाम आपके जेहन में जब आता है तो ये अरावली है क्या, तो हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो what is the significance of Aravali and what impact on Supreme Court's decision। तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे और अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने या न्यायालय ने क्या क्या इस पर काम किए हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो जो पहला टॉपिक है अरावली पर संकट क्यों है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर के एक डिसीजन दिया था। क्या डिसीजन दिया था आप लोगों को यह पता ही होगा। इस डिसीजन में उन्होंने यह बोला था, अभी ये 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। क्या दिया था इसमें, तो देयर आर, जैसे जो अरावली हिल्स है एंड अरावली रेंज, तो इसको डिफाइन किया था नए तरीके से। क्या डिफाइन किया था यह देखना आवश्यक है। तो यहां पर देख सकते हैं अरावली हिल, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एनी लैंडफॉर्म लोकेटेड इन द अरावली डिस्ट्रिक्ट with an elevation of 100 meter or more above the local relief will be considered an Aravali hill and will be protected from the mining। तो ये देख सकते हैं कि 100 मीटर यानी जो अरावली पहाड़ियां हैं, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार यह जो है ऊंचाई, जो स्थानीय उच्चावच है 100 मीटर या उससे ज्यादा हो, उसे अरावली पहाड़ी कहा जाएगा। ठीक, इसके बाद अरावली रेंज की बात की जाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जैसे सपोज दैट कि ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी है, ये तीसरी पहाड़ी है, तो इस तरह से इन पहाड़ियों के बीच की जो दूरी है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, यानी यहां पर ये 500 मीटर होना आवश्यक है। यानी यहां पर आप देख सकते हैं कि समिति ने सिफारिश की कि 500 मीटर के दायरे वाली, यानी 500 मीटर पहाड़ियां जो एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी पर है और जिनकी दूरी दोनों तरफ, जैसे कंटूर लाइन सुना होगा आपने, उसी से मापा जाता है, तो ये मिल करके अरावली रेंज कहलाती है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 100 मीटर का डिसीजन दिया कि 100 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो पहाड़ी है वो अरावली के रूप में परिभाषित होंगी। अब इस पर लेकर के बहस छिड़ गई कि अन्य जो चोटियां हैं उनका क्या होगा जो 100 मीटर से नीचे हैं। इसका मतलब कि अवैध खनन, अन्य घटनाएं शुरू हो जाएंगी, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इस पर जो है काफी आप देख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अरावली में जो अरावली पर्वत श्रेणी है, अगर हम बात करें
तो यहां से गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली के मजनू का टीला तक इसका विस्तार है। यानी अरावली इज एक्सटेंडेड टू गुजरात टू दिल्ली। इन दिल्ली अरावली इज नोन एज दिल्ली रिज, दिल्ली कटक के नाम से जानी जाती है। तो यहां पर ये देख सकते हैं कि टोटल जो है 12,081 यानी 12,081 हिल्स कहां पे है, अरावली के अंतर्गत है। लेकिन उसमें से सिर्फ 1048 जो हिल्स हैं वह जो है मानक पर उतर रही है, यानी 100 मीटर की ऊंचाई के मानक पर वह फिट बैठती हैं। अब सोचिए कि 12,000 में से 12,081 यानी 12,081 हिल्स में से मात्र 1048 हिल्स जो है अरावली के रूप में परिभाषित होंगी। तब अब ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में ये एक तरह से देखा जाए तो ये डिसीजन नहीं, ये बल्कि डेथ वारंट। और यही कारण है कि आम जनमानस इसको लेकर आंदोलन करने लगा। विपक्ष के भी नेता इस पर आ गए, यानी इस पर राजनीति और जन आंदोलन शुरू हो गया। आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 90% यानी सोचिए मात्र 8.7% ही जो अरावली में पहाड़ियां हैं वो डिफाइन होंगी। तो सोचिए लगभग 90% जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो पहाड़ी के रूप में नहीं जानी जाएंगी। तब ऐसे में वो अपना संरक्षण खो सकती है, वहां पर अवैध खनन शुरू हो सकता है। और सोचिए ये कितनी महत्वपूर्ण है अरावली। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों इतनी अहम मानी जाती है अरावली। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि अरावली ने क्या क्या अपनी, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। क्या मैंने बोला? वर्ल्ड एंशियंट फोल्डेड माउंटेन, बट नाउ इट इज एन रेसिडुअल माउंटेन, यानी अब यह एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला रह गई है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो पर्वत श्रृंखला है इसने भारत में विभिन्न गतिविधियों को देखा है, बीच बीच में पृथ्वी पर हो रहे परिवर्तन को देखा है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को देखा है, हिमालय की उत्पत्ति को देखा है, ज्वालामुखी क्रिया को देखा है। दोस्तों अगर हम बता दें, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रॉक्स या वर्ल्ड का जियो साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा, तो यह प्रीटेरियोजोइक यानी भारत में यह आर्कियन क्रम की चट्टान के अंतर्गत, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत यह अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। इसने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं और आज इसी के लिए इतनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यानी क्या वास्तव में पुरानी चीजों को हम नजरअंदाज कर दें? तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये अरावली आज भी प्रासंगिक है, आज भी इसका इंपॉर्टेंस है। कैसे है? ये जो अरावली है यहां पर आप देखोगे इधर क्या है, डेजर्ट है। यानी हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो अरावली है तो इधर जो मरुस्थल है, मरुस्थल के विस्तार को ये रोकती है। क्या करती है? यह मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। सोचिए अगर इस अरावली को हम काट देंगे तो ये मरुस्थल आगे बढ़ करके उत्तर भारत क्या हिमालय तक पहुंच जाएगा और ये बालू के यहाँ के जो रेत के कण पूरा जो है दिल्ली में अभी जो सांस लेने में समस्या हो रही है
और भी समस्याएं बढ़ जाएंगी। पहला, इसलिए कितनी अहम है कि अरावली को हम नष्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अपने इस डिसीजन पर विवेचना करनी होगी, सोचना पड़ेगा। और हालांकि उन्होंने अपने इस निर्णय पर रोक लगा दी है, आगे मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि अरावली का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपने देखा कि मरुस्थलीकरण को, इसके साथ साथ इसका एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। यह नदियों यानी अंडरग्राउंड वाटर को जनरेट करता है। यह जो है एक तरह से जलाशय को रिचार्ज करने का काम करता है। बहुत सारी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, ढेर सारे प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के सरीसृप पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अरावली कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि हमने बताया कि मरुस्थलीकरण पर रोक, यानी जो थार का डेजर्ट है उसके एक्सटेंशन को यह रोकती है, उस पर अंकुश लगाती है ये अरावली। इसके साथ साथ भूजल रिचार्ज, यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करती है। वर्षा के जल को यह वाटर शेड मैनेजमेंट के द्वारा पृथ्वी के भूगर्भ के जल को यह रिचार्ज करती है। लेकिन आज मानव ने अपनी गतिविधियों के तहत पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि दक्षिणी हरियाणा, महेंद्रगढ़ होते हुए जो ये अरावली गुजरती है, गुड़ग्राम क्षेत्र, फरीदाबाद, इन सब क्षेत्रों में जल का जो वाटर लेवल है बहुत नीचे चला गया है। सोचिए, यही अरावली है जो इन लोगों को जल मुहैया कराती थी, लेकिन आज हमने इसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके साथ साथ यहां की जो चट्टानों में वर्षा का जल पानी को जमने में मदद करता है, इसीलिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये अरावली श्रेणी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि बायोडायवर्सिटी, यानी यहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु, बहुत सारे जो है विभिन्न प्रकार की जीव जंतु और वनस्पतियां, यानी यहां बायोडायवर्सिटी में भी यह रिच है। यानी मेनी रेयर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डेवलप ऑन दिस रीजन फॉर देयर सर्वाइवल, यानी अपने सर्वाइवल के लिए इसी अरावली की पहाड़ी पर ही यह आश्रित हैं। तो सोचिए, अगर अरावली का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो यहाँ की जैव विविधता भी डेंजर में चली जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां होंगी। इसके बाद की घटना को अगर हम लेते हैं, यहां पर हमने आपको बताया कि जब वर्षा का जल को यह, इसके साथ साथ अरावली आप देखोगे यहां पर दिल्ली में दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अरावली इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो इसकी जो चट्टानें होती हैं ये कांस्टेंट होती हैं। ऐसे में दिल्ली में जब भूकंप आता है तो दिल्ली में अरावली को दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली में यह भूकंप से रक्षा भी करती है अरावली। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसका इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल यह प्ले करती है। सोचिए, नहीं तो यहां से रेत के कण उड़ करके पूरे दिल्ली को तोप देगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसका, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब बात आती है यहां पर, अगर देखा जाए तो ये जो अरावली, अब इस पर जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, इसको लेकर के जन आंदोलन शुरू हो गया। आपने देखा होगा हैशटैग सेव अरावली, हैशटैग सेव अरावली, सेव AQI। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली का AQI कितना गंभीर स्तर पे चला गया है। दिल्ली के लोगों का रहन सहन बहुत ही खतरे में पड़ गया है।
यानी वहां पर प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है वो 11 वर्ष कम हो गई है एक रिपोर्ट के अनुसार। 5 वर्ष के बच्चे का जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो 40 साल के व्यक्ति के बराबर। यानी दिल्ली में हर व्यक्ति पैसिव स्मोकर हो गया है, यानी भले वो सिगरेट नहीं पीता है लेकिन वह पैसिव स्मोकर के अंतर्गत आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अरावली एक साथ साथ यही कारण है कि इंटरनेट की दुनिया पे अरावली चारों तरफ छा गया और पूरी तरह से चारों तरफ, यानी हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी अरावली पर चर्चा होने लगी कि यह जो है वहां से भी आने लगी, क्योंकि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इस तरह से इस अरावली का नाम इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में लिया जाता है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली जैसी पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से यह आंदोलन गुलाबी नगर यानी जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जयपुर से दिल्ली तक युवाओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वहीं कई विशेषज्ञों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करे, यानी जो है सुप्रीम कोर्ट रिकंसीडर इट्स डिसीजन, इसको जो है कंसीडर करना पड़ेगा, रिकंसीडर करना पड़ेगा। और उसी को मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट स्टे इट्स ऑन ऑर्डर एंड अरावली हिल्स। और इस तरह से हाल ही में अरावली पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड इट्स नवंबर 2025 order that upheld a narrow definition of the Aravalli Hills based on a 100 मीटर, जो 100 मीटर की जो डिफिनीशन दी थी, संकीर्ण जो परिभाषा दी थी, उस पर रोक लगा दी। और इसके साथ साथ दो पहाड़ियों के बीच जो 500 मीटर का गैप था, इस मानदंड के आधार पर अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को बरकरार रखा गया था, एक संकीर्ण। तो इस पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है? रोक लगा दिया है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को कैसे उस पर रोक लगाती है। तो यहां पर याद रखेंगे, पॉलिटी में एक शब्द आता है, उसका नाम है सो मोटो कॉग्निसेंस। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कॉग्निसेंस, सो मोटो कॉग्निसेंस, इसको कहते हैं स्वतः संज्ञान। तो स्वतः संज्ञान भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को स्वतः संज्ञान के तहत, स्वतः संज्ञान के लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि राजस्थान में 100 मीटर के मानदंड के अनुसार 12,000 यानी 12,081 पहाड़ियों में से 1,048 ही ठहरेंगी, जिससे निम्न ऊंचाई वाली पहाड़ी श्रृंखलाएं पर्यावरणीय संरक्षण से क्या हो जाएंगी? वंचित हो जाएंगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान, सो मोटो, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके तहत विशेषज्ञ समिति का भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी एक एक्सपर्ट कमेटी प्रपोजल। द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग ए हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी, यानी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति, एसेस टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी छोटे और दूर के, यानी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक पारिस्थितिक प्रभावों का आकलन करेगी यह एक्सपर्ट कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। अब बात आती है, इस पर चर्चा की जाती है कि अभी तक गवर्नमेंट का नजरिया क्या था। यानी इस निर्णय आने के बाद पूरे देश में भूचाल आ गया, पूरे युवा, वृद्ध, महिलाएं
सब अरावली को बचाने के लिए सब सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव अरावली मूवमेंट चला दिया। विपक्ष पार्टियां भी इस पर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी। ऐसे में केंद्र सरकार का बड़ी किरकिरी होने लगी। केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगने लगा कि यह जो है प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनियां यहां पर अवैध खनन करेंगी, जिससे कि अरावली का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर हमें देखना है कि सरकार का क्या नजरिया था, यानी गवर्नमेंट्स के क्या स्टांस थे ऑफ द अरावली इश्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ढांचे को बताया गया है, समझिएगा बात को, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट द फ्रेमवर्क अप्रूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट does not weaken the protection of the Aravalli, nor does it permit large scale mining. इसका मतलब क्या है कि जो अरावली के जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है अनुमोदित ढांचा अरावली के संरक्षण को यह कमजोर नहीं करेगा, बल्कि यह न ही बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देता है। केंद्र सरकार अपना पक्ष रख रही है। उसका यह कहने का मतलब यह है कि ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, इस पर जो है कोई भी यानी अरावली के संरक्षण को यह कमजोर नहीं करेगा, और न ही बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देगा। ठीक, और सतत खनन प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक किसी भी नए पट्टे पर, यानी जो खनन के लिए पट्टा आवंटित किया जाता है, याद रखना इस पर प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी में भी और स्टेट सर्विसेज में, बीपीएससी में भी, ये आगामी मुख्य परीक्षा में आपके आ सकता है, मेंस एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यह मंजूरी नहीं दी जाएगी, नए खनन पट्टे को मंजूरी नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से सरकार ने अवैध खनन को, अवैध जो खनन है उसको मुख्य खतरा बताया है और इसके साथ साथ ड्रोन व निगरानी तकनीकी के उपयोग सहित कड़े निगरानी एवं प्रवर्तन उपायों के समर्थन की बात की है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस था, गवर्नमेंट का क्या नजरिया था। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिला जुला दिख रहा था, लेकिन विपक्ष गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहा था कि आप अरावली को पूरी तरह से तहस नहस करना चाह रहे हैं। लेकिन कोई भी केंद्र सरकार, राष्ट्रीय सरकार इस तरह का कृत्य नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है। अब बात आती है यहां पर कि अभी तक, यानी अर्ली इंटरवेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज, यानी अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और पुनर्स्थापन हेतु इससे पहले क्या क्या हस्तक्षेप किए जा चुके हैं केंद्र सरकार के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, अभी तक कितने प्रकार के हस्तक्षेप किए जा चुके हैं, जरा सा इसकी भी चर्चा कर लिया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी 1990। तो ये देख सकते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली पर्वतमाला में खनन को केवल स्वीकृति परियोजनाओं तक ही सीमित करने हेतु प्रतिबंध लगाए हैं। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें अवैध खनन या इधर उधर की परियोजनाओं पर सीधे प्रतिबंध लगाता है, लेकिन राज्यों द्वारा इसका ठीक ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, जिसके कारण खनन नियमों का बड़े पैमाने पर क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। और इस तरह से वीक इन्फोर्समेंट बाय द स्टेट माइनिंग रेगुलेशंस वर वाइडली वायलेटेड, यानी इसका उल्लंघन हुआ। और आपने देखा होगा फरीदाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़,
राजस्थान में इतनी सारी माइनिंग की गई और इन चट्टानों को काट दिया गया। बहुत सारे क्षेत्रों में तो अरावली समतल हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डिस्टरबेंसेस इस अरावली के अस्तित्व को समाप्त करते नजर आ रहे हैं। तो यह कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन राज्यों ने इस पर ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसका लॉस हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं डिफिनीशन ऑफ अरावली। जैसे अभी डिफिनीशन ऑफ अरावली आई है, उस समय डिफिनीशन ऑफ अरावली पहाड़ियों की जो परिभाषा थी, तो पहले जो परिभाषा हुआ करती थी वह केवल, देखिए ये लाइन याद रखिएगा, केवल राजस्थान में अरावली क्षेत्र में खनन को विनियमित करने हेतु औपचारिक रूप से अधिसूचित परिभाषा मौजूद थी। और यह वर्ष 2002, याद रखेंगे 2002 में यह राज्य समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी, जो कि रिचर्ड मर्फी साहब थे, उनके स्थल रूप वर्गीकरण पर इसका उपयोग किया गया था। तो इसके अनुसार जो है, जो भू उच्चावच है यानी रेलिफ्स जो हैं 100 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले स्थल रूपों को पहाड़ी माना गया। ध्यान रखेंगे कितने, 100 मीटर की ऊंचाई तक, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लैंड फॉर्म राइजिंग टू ए हाइट ऑफ 100 मीटर अबव द लोकल रेलिफ्स वर कंसीडर हिल एंड माइनिंग वाज प्रोहिबिटेड ऑन द हिल एंड देयर एसोसिएटेड स्लोप्स। यानी यहां पर जो 100 मीटर था, अब इसका जो ढाल है, तो इस ढाल पर भी माइनिंग को प्रोहिबिटेड किया गया था। कब? 2002 में। यानी सहायक ढालों पर भी खनन को प्रतिबंधित किया गया था और 100 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले स्थल रूपों को पहाड़ी माना गया था। सोचिए। और इस तरह से इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में खनन पर, खासकर हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात जिलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इवन फरीदाबाद में कई ऐसी कॉलोनियां जो बनी हैं, उसको गिराने का भी ऑर्डर दे दिया गया है। वो अरावली पर ही बनाई गई है, अरावली का इंक्रोचमेंट कर दिया गया है। सोचिए। तो यह अरावली को बचाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि 2024 में न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला के पूरे क्षेत्र में नए खनन पट्टों के आवंटन और नवीनीकरण पर रोक लगा दी तथा केंद्रीय सशक्त समिति, याद रखेंगे सीईसी, केंद्रीय सशक्त समिति को विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया। तो जो सेंट्रल एम्पावर्ड जो कमेटी है सीईसी, याद रखेंगे, इसने जो सिफारिश की है, इसकी जो सिफारिश है यहां पर देख सकते हैं सीईसी रिकमेंडेशन 2024। तो इसमें इन्होंने सिफारिश की है, इट रिकमेंडेड ए कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक मैपिंग ऑफ द अरावली, यानी इसका पूरी तरह से इसका मैपिंग किया जाए। यानी सभी राज्यों में जहां जहां ये अरावली फैली है, तो कहां कहां फैली है, गुजरात के पालनपुर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक इसका विस्तार है। यानी 37 जिले, इन चारों राज्यों को मिलाकर के 37 जिले अरावली के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर जो है, यहां पर सीईसी ने सिफारिश की है कि खनन गतिविधियों के लिए व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसको कहते हैं इन्वायरमेंट असेसमेंट, इंपैक्ट असेसमेंट फॉर माइनिंग एक्टिविटी। अगर माइनिंग एक्टिविटी के लिए पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन आवश्यक है, तभी इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये जो है इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखिएगा। इंटरव्यू, आगामी इंटरव्यू में आपके बीपीएससी में निश्चित रूप से यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। इस बार अरावली पर चर्चा होगी और दूसरा टॉपिक हमने रामसर लैंड लिया है, उस पर अभी चर्चा करूंगा। तो ये देख सकते हैं कि मानचित्रण और प्रभाव आकलन पूर्ण होने तक
किसी भी नए खनन पट्टे के आवंटन या नवीनीकरण की अनुमति न देने की सिफारिश किसने की थी? तो सीईसी ने। सीईसी का मतलब क्या है? वही मैंने बताया कि सेंट्रल एम्पावरमेंट कमीशन, हाँ कमेटी। अब जो है यहां पर देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल पहल, यानी अरावली ग्रीन वॉल जो इनिशिएटिव है, ये जो मॉडल है अफ्रीका महाद्वीप में, यानी ग्रेट वॉल, अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है हमारी अरावली। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारी जो अरावली है, यहां पर आप देख सकते हो, ये जो अरावली है ये यहां से यहां तक है। तो ये तो हमारी जो अरावली है 800 किलोमीटर लंबी है, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली का मजनू का टीला तक। लेकिन इसके साथ साथ 1400 किलोमीटर तक का यह ग्रीन बेल्ट बनाया जा रहा है। सोचिए कितना, 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी, यानी पूरा हरियाली डेवलप की जा रही है। इससे इसके कितने लाभ होंगे? AQI अपना ठीक होगा, इसके साथ साथ यहां पर बायोडाइवर्सिटी का विकास होगा, इसके साथ साथ जल संरक्षण में मदद करेगा। ठीक, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक यह विस्तृत होगी और इसमें अरावली का मुख्य क्षेत्र तथा उसके आसपास के जो बफर जोन हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अरावली का ग्रीन वॉल पहल, और यह 2027 तक इस पहल को टारगेट किया गया है कि यह 1400 किलोमीटर लंबी ग्रीन पट्टी बनाई जा रही है और इसका बहुत लाभ मिलेगा। दिल्ली जैसे राज्यों में जो प्रदूषण की समस्या है उससे निजात मिलेगी और इस क्षेत्र हरा भरा रहेगा, तापमान कम होगा और एक तरह से स्पंज सिटी के रूप में डेवलप होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे ये एक अच्छी पहल है। अब बात करते हैं हम लोग कि अरावली पर्वत श्रेणी, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था, उसका विरोध हुआ, अरावली क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 90% जो अरावली है वह खतरे में पड़ जाती, अवैध खनन से ग्रसित हो जाती। तो ऐसे में सरकार का नजरिया हम लोगों ने देखा, जन आंदोलन को देखा। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय पर स्टे लगा दिया और एक्सपर्ट कमेटी का गठन की बात कर दी, प्रपोजल रख दिया। इसके साथ साथ अभी तक अरावली के लिए भारत सरकार, मंत्रालय या सुप्रीम कोर्ट ने कब कब किस किस प्रकार के हस्तक्षेप किए, जिसमें हमने एक एक करके सारे डिस्कशन किए। तो इन सब को आप स्टेप बाय स्टेप, ये आपके आगामी बीपीएससी के मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक, तो इस तरह से यह 37 जिले हैं, यानी अरावली का विस्तार मैंने आपको बताया कि गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के मजनू का टीला तक इसका विस्तार है। सबसे अधिक विस्तार इसका राजस्थान में है, याद रखेंगे। हाँ, यहाँ जरगा की पहाड़ियां हैं, पारसना जरगा की पहाड़ियां हैं। दिल्ली में दिल्ली कटक के नाम से जाना जाता है और ये गुजरात में गिर हिल है, इसके आगे से ये पालनपुर से शुरू होता है। ठीक, तो यहां पर अगर आप लोग देखते हैं तो ये 37 जिलों में राज्य सरकारों द्वारा मान्यता दी गई है, यानी उत्तर पूर्व से, यानी दिल्ली से लेकर के मजनू के टीला से लेकर के गुजरात के पालनपुर तक यह फैली हुई है, दक्षिण पश्चिम तक। तो दक्षिणी हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह जिलों तक फैली है। ठीक, और इस तरह से यह राजस्थान में जब प्रवेश करती है, अलवर, जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही डिस्ट्रिक्ट होते हुए आगे बढ़ती है और गुजरात के पालनपुर, अहमदाबाद क्षेत्र के पास ये जाकर के समाप्त हो जाती है। और आपको हम बता दें कि यह क्या कह रहा है, आंशिक रूप से मरुस्थल को रोकने, भूजल रिचार्ज करने, जलवायु परिवर्तन के संरक्षण में यह अहम भूमिका
निभाती है। चूंकि इधर वाला भाग क्या है, मरुस्थलीय भाग है, इधर इसका अर्ध शुष्क क्षेत्र है, इधर वर्षा वाला क्षेत्र है। यहां से ढेर सारी नदियों का उद्गम होता है। साहिबी नदी है, लूनी नदी है, बनास नदी है, लूनी की सहायक नदियां हैं, मीठड़ी, सूखड़ी, जोजड़ी, यह सब इन्हीं अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यह देख सकते हैं कि यह इतने लोगों को स्वच्छ जल भी मुहैया कराती है यह अरावली। इसके साथ साथ इसमें ढेर सारी पर्वत चोटियां भी पाई जाती हैं। ये आप देख सकते हैं गुजरात से लेकर यहां तक फैली हुई हैं। तो आपने देखा होगा कि अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी हाइट है, विच इज सिचुएटेड इन आबू हिल, जो कि कहां है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, वहीं ब्रह्म कुमारी संस्था भी है और दिलवाड़ा मंदिर भी है। दूसरी देखिए शेर है, फिर दिलवाड़ा है, जरगा की पहाड़ियां उदयपुर में है, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, खो, तारागढ़, नाग पहाड़ी, भेराज, बवाई, बैराट। ये जो मेन अभी और भी बहुत सारी चोटियां हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये जो अरावली में आप यहां पर देख सकते हो कि जो राजस्थान में मानसूनी वर्षा नहीं हो पाती, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो ये जो अरब सागर से ये दक्षिण पश्चिम जो हवाएं चलती हैं, तो ये जो अरब सागर से इसमें प्रवेश करती हैं, तो ये अरावली क्या है, इज पैरेलल टू द अरेबियन सी। जो यहां पर दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं, ये अरावली के पैरेलल हो जाती हैं। समझ में आई बात? तो ये सीधा निकल जाती हैं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, शिवालिक की पहाड़ियों से टकराकर अप टू 5 सेंटीमीटर रेनफॉल कराती हैं और राजस्थान यहां पर वर्षा से वंचित हो जाता है, यानी देयर इज नो रेनफॉल। तो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज अरावली इज पैरेलल टू दिस विंड, यानी यह जो आर्द्र पवन है, दक्षिण पश्चिम जो पवनें अरब सागर से जो भारत में प्रवेश करती हैं, तो अरावली के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाती है। जैसे यहां पर देखिए पश्चिमी घाट पर्वत से ये टकरा के वर्षा कराती हैं, लेकिन ये सीधा निकल जाती है। और इसके साथ साथ इधर सिंध प्रांत से जो हवाएं हैं ये ड्राई एयर होती हैं, शुष्क पवनें होती हैं, जिसकी वजह से इसमें शुष्कता आ जाती है और यह जो है सीधा जो है यहां पर आप देखोगे तो यह जो है इसके ऊपर यह ये जो है यहां वर्षा और क्या कारण है कि समुद्र से ये दूर होती जाती है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में यह हिमालय से टकराकर मात्र 5 सेंटीमीटर तक वर्षा करा पाती है और राजस्थान वर्षा से वंचित रह जाता है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि अरावली प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखला है। यहां पर ढेर सारे खनिज के भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार के बाद दूसरा ऐसा क्षेत्र है जो कि खनिजों के भंडार के रूप में यह क्षेत्र जाना जाता है। डेगाना की खाने हैं, जावर, सीसा, तांबा, जस्ता, हाँ खेतड़ी में तांबा पाया जाता है। तो सभी प्रकार के खनिजों से यह परिपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि अरावली कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपने आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों ने काफी अच्छे से समझा होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर एक बार इस वीडियो को देखिएगा, फिर इससे संबंधित नोट्स बनाइएगा। ये आपके बीपीएससी इवन और स्टेट सर्विसेज तथा यूपीएससी में भी ये आपको मदद करने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर एंड नया टॉपिक ये है कि बिहार में अब कुल 6 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने हो गए हैं? देयर आर 6 रामसर लैंड इन बिहार। दोस्तों अगर बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहां पर है, किस राज्य में है, तो दैट इज तमिलनाडु।
देयर आर 20 रामसर लैंड। और आपको बता दें ये भारत ही नहीं, विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला यह राज्य है तमिलनाडु। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2014 में 26 रामसर स्थल थे, आज ये बढ़ करके 96 हो गए हैं। तो नाउ दिस टाइम इन इंडिया देयर आर 96 रामसर लैंड इन इंडिया, यानी 96, समझ सकते हैं 100 के आंकड़े को यह टच कर रहा है। यानी भारत विश्व का और एशिया का पहला देश, विश्व का तीसरा ऐसा देश हो गया है जहां पर रामसर स्थल भूमि सबसे अधिक है। तो कैसे है? क्योंकि यहां पर देख सकते हैं ब्रिटेन में 176, यानी विश्व में सबसे अधिक रामसर लैंड कहां पर है? ब्रिटेन में है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको है 144, और तीसरे नंबर पे अपना भारत आता है। देयर आर 96 रामसर लैंड। तो दोस्तों इसमें हम लोग चर्चा क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो आर्द्र भूमियां होती क्या हैं, इन्हें रामसर स्थल क्यों कहा जाता है, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है, भारत रामसर कन्वेंशन में कब ज्वाइन किया। तो इस तरह से ये आपके इंटरव्यू गाइडेड प्रोग्राम में सीधे पूछ लेगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो इन सब बातों की चर्चा हम लोग इस शीर्षक के अंतर्गत करेंगे और देखेंगे कि अपने बिहार में जो संदर्भ है 6 अभी दिसंबर 2025 में जो सबसे लास्ट जो रामसर भूमि जुड़ी है, यानी यह देख सकते हैं ये 94वीं, अब टोटल 96 हो गई है। तो ये 94वां जो है बिहार की गोगा बील, क्या है याद रखेंगे, गोगा बील लेक, ये कहां है? कटिहार में। सुना होगा आप लोगों ने, बिहार के कटिहार में है। ये एक ऑक्स बाउ लेक है, गोमुख झील है। और दोस्तों आपको बता दें सितंबर 2025 में 2 और हुई थी, उसका नाम है, यहां पर बक्सर में आप देख सकते हैं गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक इन वेस्ट चंपारण। दोस्तों चंपारण का नाम तो सुना होगा, महात्मा गांधी से जुड़ा था 1917 में चंपारण सत्याग्रह। तो बिहार में वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये देख सकते हैं कि बक्सर का गोकुल जलाशय और वेस्ट चंपारण का उदयपुर झील के अलावा जो 6वीं जो बनी है वो गोगा बील झील कटिहार की रामसर सूची में शामिल हुई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब ये संख्या बढ़ करके 96 हो गई है। यानी भारत में पूछा जाए कितने रामसर स्थल हैं, तो 96 रामसर स्थल हैं। कितने रामसर स्थल हैं? 96 रामसर स्थल हैं। अब देखिए बार बार मैं रामसर स्थल बोल रहा हूं, तो ये आर्द्र भूमि को रामसर स्थल क्यों बोल रहे हैं? आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, आर्द्र भूमियों का क्या महत्व है, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड। यह वेटलैंड को किडनी ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहा जाता है, व्हाई दे आर कॉल्ड सुपर बायोलॉजिकल मार्केट क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम यानी बीपीएससी के इंटरव्यू में जरूर इस बार पूछा जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 रामसर भूमि है और उसी की पड़ोस में यहां 6 रामसर भूमियां हो चुकी हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले कि ये 6 जो बनी हैं बिहार की, पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। यानी यहां पर देख सकते हैं गोगा बील झील,
सबसे पहले जो सबसे लास्ट में बिहार में रामसर भूमि जुड़ी है उसका नाम क्या है? गोगा बील झील, यानी इट इज ऑल्सो ए ऑक्सबाउ लेक। ऑक्सबाउ का मतलब समझते हैं? ये इस तरह से गाय के खुर की तरह, तो जब नदियां चलती हैं तो तेजी से जब चलती हैं तो गाय के खुर की तरह रास्ते अलग अलग होकर के बीच में गड्ढा नुमा आकृति बन जाती है, उसे हम ऑक्सबाउ लेक कहते हैं। ठीक है, गोखुर झील कहते हैं। तो ये गोखुर लेक का उदाहरण देती है, और यह बिहार में कटिहार जिले में गंगा तथा महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक गोमुख झील है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी और ये महानंदा नदी है, तो उसी के बीच में यह कटिहार है। तो बिहार में ढेर सारी नदियां, छपरा है, पटना है, कुरुसेला है, तो यहाँ पर घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, यहाँ फुल्टा नामक स्थान में बंगाल के मिलती है। ये सब ऊपर से हिमालय से आ रही है और गंगा की सहायक नदियां हैं। तो यह गंगा एवं किसके? महानंदा के मध्य स्थित एक गोमुख झील है, यानी गाय के खुर की तरह स्थित झील है। अब बात आती है कि ये जो यह भारत बिहार का पहला ऐसा कम्युनिटी रिजर्व है जो वर्षा ऋतु में दोनों नदियों से प्राकृतिक रूप से जुड़कर एक बाढ़ क्षेत्रीय जल भूमि का काम करता है। यानी महानंदा नदी का जल, हाँ इधर से महानंदा नदी का, इधर गंगा नदी का, तो ये बाढ़ क्षेत्र का काम करता है वर्षा ऋतु में। और आपको बता दें यहां पर ढेर सारे पक्षी, यानी जो आर्द्र भूमियां होती हैं, पक्षियों के लिए यह क्षेत्र स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास और जलीय प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में यह कार्य करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कितना है, और यही कारण है कि यह भारत का 94वां यानी 94th रामसर लैंड या साइट घोषित हुआ है। और दोस्तों इट सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग एक्वाटिक प्लांट्स, जलीय पौधे, एंड वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीसीज, यानी जलीय वनस्पतियां, मछलियां, आर्द्र भूमि पर निर्भर प्रजातियां सहित यहां की जैव विविधता बहुत ही रिच है। गंगा के मैदानों में बाढ़ नियंत्रण में यह महत्वपूर्ण भूजल पुनर्भरण, यानी ये देख सकते हैं ना, ग्राउंड वाटर को ये रिचार्ज करने का काम करता है। इसलिए मैंने इसको बताया ना, किडनी ऑफ द लैंडस्केप, एज ए प्यूरिफायर के रूप में काम करता है। और यहाँ के जे क्षेत्र में ढेर सारी प्रकार की जैव विविधता, फ्लोरा एंड फाना, यानी जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को बायोलॉजिकल सुपर मार्ट कहा जाता है, सुपर बाजार के, सुपर मार्केट के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों दूसरा जो सितंबर 2025 में जुड़ा था, गोकुल। गोकुल जो है ये कहां है? बक्सर जिला में। दोस्तों बक्सर का युद्ध तो सुना ही होगा, तो यह बक्सर डिस्ट्रिक्ट कहां है? बिहार और यूपी की सीमा पर है। तो वहां पर स्थित है, ये गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर यह भी एक ऑक्सबाउ लेक है। और दोस्तों बाढ़ से यह गांव की रक्षा करता है, और यहां पर करीब 50 से अधिक पक्षियों का यह आवास है। और यह जो है मछली पालन, खेती और सिंचाई से आजीविका भी प्रदान करता है। और इस जो गोकुल जलाशय है, इसका जो ट्रेडिशनल यानी लोकल जो ट्रेडिशन है, तो यहां पर जो ग्रामीण क्या करते हैं कि हर साल त्योहार के दौरान जलाशय का जो कैचमेंट एरिया है उसकी सफाई करते हैं स्वयं। सोचिए, तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हैं बिहार के लोग। तो इसे जो है जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से इंटरव्यू में ये हेल्प करेगा। इसके बाद आता है उदयपुर लेक। ये कहां है? वेस्ट चंपारण जिले में है। यहां भी देखा जाए तो यह गांव को घेरे हुए ऑक्सबाउ लेक है।
80 प्रकार के पौधों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। और यहाँ पर देखते हैं भारत में स्थानिक प्रजाति है, ये देख सकते हैं ना, एलिसी कार्पस रॉक्सबोर्गियनस, ध्यान रखेंगे। और 35 यहाँ पर प्रवासी प्रजातियां जो शीतकाल के दौरान विदेशों से आते हैं पक्षी, जिनमें से संकटग्रस्त कॉमन पाकर्ड भी शामिल है जो कि वनलेबल है। ठीक, इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं, ये तो 3 है ही, 3 पहले थी। सबसे पहली जो भारत बिहार की जो रामसर साइट थी वो है कांबर लेक। उसके बाद नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी, यह दोनों जो रिजर्वायर हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, कांबर ताल और नागा पक्षी अभ्यारण्य तथा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। तो इस तरह से टोटल बिहार में 6 पक्षी अभ्यारण्य हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 6 पक्षी अभ्यारण्य यहां पर हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर बात करते हैं कि आर्द्र भूमियां। इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि बिहार में 6 आर्द्र भूमियों को रामसर भूमि घोषित। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि वेटलैंड होते क्या हैं। तो वह क्षेत्र स्थलीय क्षेत्र जो 8 से 9 महीने तक जल से भरा क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र कहलाता है। यानी यहां पर देख सकते हैं, वेटलैंड आर एरिया ऑफ मार्स यानी दलदली, फेन, पीटलैंड आर वाटर, चाहे वह नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, वेयर देयर इज स्टैंडिंग आर फ्लोइंग वाटर। यानी आर्द्र भूमि दलदली क्षेत्र, पीटलैंड या प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जहां स्थिर या बहता हुआ पानी मौजूद होता है और यह पानी 8 से 9 महीने तक मौजूद रहता है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। इसके साथ साथ समुद्री क्षेत्र भी आर्द्र भूमि में शामिल है यदि उनकी गहराई 6 मीटर तक हो। समझ में आई बात? तो यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आर्द्र भूमि एक पारिस्थितिक संक्रमण क्षेत्र है जिसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन। यानी जहां पर स्थल और जलीय, यानी यहां पर जैसे देखो, यहां स्थलीय विशेषता भी पाई जाती है, जलीय विशेषता, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, उसे हम इकोटोन कहते हैं। ये शब्दावलियां हैं, ये आ जाती है परीक्षाओं में, आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेगा इकोटोन क्या है, इकोजोन क्या है, इस तरह से फूड वेव क्या है, शब्दावलियां पूछ लेती है। ठीक, तो यह तंत्र आपस में मिलते। अब बात आती है कि आर्द्र भूमियों का रोल क्या है। तो मैंने आपको बताया कि यह वाटर साइकिल में यानी जल चक्र में यह नियमन यानी बाढ़ के जोखिम को मैंने बताया ना, अभी आपने देखा होगा, बाढ़ नियंत्रण में यह कार्य करता है। जल के प्यूरिफायर के रूप में जाना जाता है। अंडरग्राउंड वाटर को यह रिचार्ज करने का काम करता है, इसीलिए इसको किडनी ऑफ लैंडस्केप कहा जाता है ना। और इसके साथ साथ यहां विभिन्न प्रकार की जंतु और वनस्पतियां, पक्षियों के लिए यह स्वर्ग कहलाता है। और इसके साथ साथ यहां पर लोग पर्यटन का यह क्षेत्र बन जाता है, लोग घूमने के लिए जाता है, देखने के लिए जाता है। तो यह आप समझ सकते हैं कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है, यह जीविका का स्रोत है। यहां पर मछली पालन, कृषि और कच्चे माल की आपूर्ति में भी सहायक होता है। और इसके साथ साथ यह जलवायु परिवर्तन में निपटने कार्बन सिंक के रूप में यह काम करता है। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, किडनी ऑफ द लैंडस्केप, इन सब नामों से भी जाना जाता है। अब बात आती है रामसर क्या है, ये रामसर भूमि क्या है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब यहां पर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड और रामसर भूमि, तो यहां पर 2 चीजें आपको दिख रही हैं।
ये दोनों चीजों को, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड और रामसर, दोनों को हम आपको बताते हैं यहां पर। सबसे पहले तो रामसर के बारे में सुन लीजिए, रामसर है क्या। तो दोस्तों, एक झील है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर लेक के तट पर, ईरान के तट पर ये रामसर भूमि है। तो दोस्तों, 2 फरवरी 1971 को यहां पर कन्वेंशन हुआ था। तो इन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। और आपको बता दें कि हमारा जो भारत है, ये भारत जो है इसमें शामिल हुआ था 1982 में, और वर्तमान में इसमें 172 सदस्य देश हैं। विश्व भर में 2500 ऐसे रामसर स्थल शामिल हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो रामसर स्थल है, जो भूमियां सिकुड़ रही हैं, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो उनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत लिस्टेड किया जाता है। तो भारत में 1990 में केवलादेव नेशनल पार्क, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, और 93 में लोकटक झील, जो मणिपुर में है, इसी पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, इसे भी ध्यान रखेंगे, इसे फ्यूमिडिस कहा जाता है। और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। चिल्का लेक को 1993 में सूची में जोड़ा गया था, लेकिन 2002 में इसमें सुधार हो गया। यानी ये जो खतरे में होती है तो उनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। तो एशिया की यह पहली झील थी जिसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से हटाया गया। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, आपके इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, रामसर से संबंधित ये कुछ फैक्ट हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे कि दक्षिण एशिया में भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। अब 96 सिर्फ और सिर्फ भारत में है। और आपको बता दें, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 1971, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो कि 1975 से यह कार्य में आया। और इसके बाद सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, जो कि 20 हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, बिहार में 6 हैं, और विश्व का पहला रामसर लैंड जो था ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप था, जिसे 1974 में शामिल किया गया था। और दोस्तों, ये जो रामसर कन्वेंशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे IUCN आपने सुना होगा, IUCN और वेटलैंड, हाँ ध्यान रखेंगे, IUCN यानी रामसर कन्वेंशन वर्क इन कोलैबोरेशन विद पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल IUCN नेचर एंड वेटलैंड इंटरनेशनल। ठीक, यह दोनों के साथ मिलकर काम करता है। तो आपने देखा कि सारे वेटलैंड हमने एक एक करके 96 हैं, याद रखिएगा। बिहार में 6 हैं, 6 के बारे में बताया। यह निश्चित रूप से आगामी इंटरव्यू में आपकी यह मदद करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये दोनों टॉपिक आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। दोस्तों, यह दोनों टॉपिक आपके BPSC अभी मेंस भी होने वाला है आगामी, इसके साथ साथ BPSC इंटरव्यू में इस समय मॉक इंटरव्यू चल रहा है। हर तीसरे बच्चों से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, अरावली पर क्यों बहस हो रही है। तो इसको खूब अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। और दोस्तों, अच्छा लगे यह वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हमारे अनअकैडमी BPSC इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह चैनल आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है। आपकी सफलता कराना हमारा उद्देश्य है। तो ऐसे में प्लीज प्रेस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। तो यहीं पर अब हम विदा लेते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, बिहार के कुछ इश्यूज के साथ मिलेंगे, जो आपके इंटरव्यू और बिहार मेंस में हेल्प करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।